नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने आपके गुहिलों को, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के गुहिलों को कंप्लीट किया था उस टॉपिक को, और हमने मारवाड़ के बारे में कुछ 4-5 लाइनें लिख ली थी। तो मारवाड़ में कौन सा वंश था बताओ आप? मारवाड़ में कौन सा वंश था? राठौड़ है ना। और राठौड़ नाम की उत्पत्ति किससे हुई है? राष्ट्रकूट क्या है? महाराष्ट्र में एक, जैसे ये यहाँ राठौड़ राजा है ना, वहां महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट राजा थे। तो कोई कहते हैं ये राष्ट्रकूट ही है जो अपने मारवाड़ के अंदर आकर क्या है, राठौड़ कहलाने लगे। तो इस प्रकार राठौड़ नाम की उत्पत्ति तो राष्ट्रकूट नाम से हुई है, ठीक है। और बाद में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। उसमें हमने बात की थी कि कर्नल जेम्स टोड और आपके विश्वनाथ रेऊ ने क्या कहा है भाई? ये आपके कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज है। ये बात किसने कही है? टोड और विश्वनाथ रेऊ जी ने कही है। क्या कही है? ये कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के पुत्र हैं, इनके वंशज है, ठीक है। उसके बाद में हमने राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इनके बारे में क्या कहा है भाई बताओ? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने क्या कहा? ये तो कहाँ के है भाई? ये आपके बदायूं यूपी के हैं। कहाँ के? बदायूं यूपी के। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहाँ के थे? रोहिड़ा गांव का है, सिरोही, ठीक है। ये बात कर ली हमने। बाद में भाई दयाल दास जी का सभी बता रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी बता दूं। तो दयाल दास ख्यात जो प्रमाणिक है, उनने क्या कहा है? ये तो सूर्यवंशी है। क्या है? राठौड़ सूर्यवंशी है। और किसकी संतान बताया है? ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है, ठीक है। तो दोस्तों आप हेडिंग डालो राव सिंह। क्या है? राव सिंह 1240 से लेके 1273 तक राव सिंह जी है, ठीक है। तो सिंह जी के बारे में क्या है? ये राठौड़ों के आदि पुरुष है। क्या लिखोगे? मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष। मारवाड़ के राठौड़ वंश के आदि पुरुष। तो भाई सुनो, राव सिंह जी के बारे में क्या है। जब 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने क्या है, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। 1192 के अंदर ये जयचंद गहड़वाल, टोड और विश्वनाथ रेऊ के अनुसार ये किसके वंशज है? जयचंद के। तो पृथ्वीराज चौहान जब तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा था, तब आपके मोहम्मद गोरी की सहायता करने ये जयचंद गहड़वाल आ जाता है। जयचंद ने कहा मैं तेरी सहायता करूंगा, ठीक है। संयोगिता से विवाह कर लेता है। तो वो हम चौहान वंश करेंगे तब बढ़िया से इसके बारे में बात करेंगे। तो जयचंद गहड़वाल की मदद से पृथ्वीराज चौहान आपके हार जाते हैं 1192 के अंदर। लेकिन ये जो आपके मोहम्मद गोरी है, इस मोहम्मद गोरी ने क्या है, जयचंद पर भी 1194 के अंदर आक्रमण कर दिया। कौन सा युद्ध हुआ भाई? चंदावर का युद्ध हुआ। इटावा यूपी के अंदर है चंदावर। तो इस चंदावर के युद्ध के अंदर क्या है, मोहम्मद गोरी इस जयचंद गहड़वाल की हत्या कर देता है, इसको मार देता है, ठीक है। अब इस जयचंद है ना, ये जयचंद की इसमें मृत्यु हो जाती है। इस जयचंद की मृत्यु के बाद में जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का था। किसका? कन्नौज का। तो इस कन्नौज पर इस मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ तो जयचंद मर गया। बाद में इसके मरने के बाद में कन्नौज का शासक इस जयचंद का पुत्र कौन बना? हरीशचंद्र, ठीक है। इस हरीशचंद्र जयचंद के बाद में इस कन्नौज का क्या बना? राजा बन गया। तो इस हरीशचंद्र के समय आपके गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश ने क्या है कि इस कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश आया यहाँ से, इल्तुतमिश आपके 1210
में राजा बना था और 1236 तक आपके ये बादशाह रहा था। इसने देखो इसने किस पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने, बताओ? जेत्र सिंह पर किया था ना। जेत्र सिंह ने, बाद में इसने नागदा को जला दी। मेवाड़ के जेत्र सिंह, मदन और वालक उनके सेनापति थे। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल। तो इल्तुतमिश को बुरी तरीके से जेत्र सिंह जी ने हराया था। अब क्या है, इल्तुतमिश है ना, इस हरीशचंद्र पर भी आक्रमण कर देता है, ठीक है, जयचंद के पुत्र हरीशचंद्र पर। अब हरीशचंद्र क्या है, इस इल्तुतमिश से हार जाता है। तो हरीशचंद्र क्या है, कन्नौज हार जाता है। तो हरीशचंद्र यहाँ आ जाता है, यहाँ एक फरुका नामक स्थान पर, फरुखाबाद नामक स्थान पर आ जाता है। ये फरुखाबाद नामक स्थान पर ये हरीशचंद्र आ जाता है और यहाँ पर अपना छोटा मोटा राज्य वापस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि कन्नौज तो इल्तुतमिश के कब्जे में आ गया। लेकिन क्या है, फरुखाबाद में अपने थोड़ी बहुत क्या राजधानी स्थापित करने की वापस कोशिश करता है। इस हरीशचंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था सेतराम। हरीशचंद्र के पुत्र का नाम क्या है, सेतराम, ठीक है। तो इस सेतराम के पुत्र कौन हुए, इस सेतराम के पुत्र हुए आपके राव सिंह, ठीक है। सेतराम के पुत्र कौन हुए, राव सिंह। लेकिन ये आपके हरीशचंद्र है, ये इधर फरुखाबाद के अंदर अपनी राजधानी वापस का कोशिश कर रहा था बनाने की। तो यहाँ पर भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया और ये सेतराम और हरीशचंद्र क्या है, ये सेतराम और हरीशचंद्र तो इसके अंदर वीर गति प्राप्त कर लेते हैं, इस युद्ध होता है उसके अंदर। और राव सिंह जी जो इस सेतराम के पुत्र है, राव सिंह जी यहाँ से कहाँ चलने की सोचते हैं, वही अपने इधर इस फरुखाबाद से द्वारिका जो गुजरात के अंदर है वहां जाने की सोचते हैं और यहाँ से रवाना हो जाते हैं फरुखाबाद से द्वारिका की तरफ। तो समझ गए आप, चंदावर का युद्ध हुआ जिसके अंदर जयचंद मर गया। जयचंद के बाद में उसका पुत्र हरीशचंद्र बना, लेकिन हरीशचंद्र पर इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया। तो हरीशचंद्र यहाँ फरुखाबाद के अंदर अपनी राजधानी बनाने की स्थापना करने की कोशिश करता है। और इस हरीशचंद्र का पुत्र था सेतराम और सेतराम के पुत्र हुए राव सिंह, ठीक है। तो फरुखाबाद के अंदर भी बाद में आक्रमण कर दिया मुस्लिमों ने। तो हरीशचंद्र सेतराम तो वहां पर वीर गति प्राप्त कर गए और ये राव सिंह जी अपने कहां पर आ गए, राव सिंह जी द्वारिका की तरफ आने की सोची। और वो द्वारिका की तरफ जब जा रहे थे ना, तो इधर से ध्यान रखो आप, तो अभी फरुखाबाद से अपने राव सिंह कहाँ जाने के प्रोग्राम बना रहे थे, सीधा द्वारका अपने गुजरात में है ना, कृष्ण भगवान की नगरी। लेकिन बीच में क्या है, उन्होंने कहा अभी भाई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो पुष्कर भी तो 5वां तीर्थ है, कोंकण तीर्थ कहते हैं जिसको, पंचम तीर्थ होगा मामा। तो इन्होंने क्या किया, बीच में आते आते कहाँ पुष्कर में रुक गए। पुष्कर अपने अजमेर में है पुष्कर। तो पुष्कर में क्या है कि राव सिंह जी स्नान वान कर रहे थे। राव सिंह जी क्या खतरनाक थे आदमी, ठीक है। लेकिन अभी इनके पास क्या है, सेना कम है, अकेले बेचारे क्या कर ले इतनी बड़ी सेना के बारे में। तो वहां से ये अलग राज्य बसाने की सोच रहे थे, तो द्वारका की तरफ जा रहे थे। पुष्कर में जब स्नान कर रहे थे ना, तो पुष्कर में इन्हें भीनमाल के कुछ ब्राह्मण मिले। कौन मिले भाई, भीनमाल के कुछ ब्राह्मण मिले। तो भीनमाल के ब्राह्मणों ने राव सिंह जी को कहा कि राव सिंह जी आप तो बड़े राजा महाराजा लग रहे हो कोई, और इस प्रकार की दशा के अंदर कैसे घूम रहे हो। तो इन्होंने स्टोरी बताई कि ये स्टोरी है यार, मैं तो द्वारिका की तरफ जा रहा हूँ। तो इन्होंने भीनमाल के आपके ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे भीनमाल में अभी कोई बढ़िया राजा आसपास वाले क्षेत्र के अंदर नहीं है यार, यहाँ मुस्लिम लुटेरे हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ पर आकर हमारी प्लीज मदद कर दो, आप आओ और देख लेना बाद में आपको क्या अच्छा लगे। तो इनकी भीनमाल के ब्राह्मणों की बात सुनकर क्या है, भीनमाल के ब्राह्मणों की बात सुनकर ये आते हैं भीनमाल। पुष्कर से कहाँ जाते हैं, भीनमाल। और भीनमाल में जो मुस्लिम लुटेरे थे उनको बुरी तरीके से पराजित करते हैं, भगा कर उठा कर फेंकते हैं, ठीक है। और यहाँ से वापस मुंड बना लेते हैं, चलो यहाँ तो नहीं रुकेंगे, अपन द्वारका जाना है मेरे को तो। लेकिन यहाँ भीनमाल में इनको पालीवाल ब्राह्मण और आ गए।
जब पाली वालों ने सुना ना भाई भीनमाल के अंदर एक तकड़ा जोरदार रणबांकुर आया है जो भीनमाल के ब्राह्मणों की रक्षा कर रहा है और मुस्लिम लुटेरों को भगा रहा है, तो इन ये भी क्या है, पालीवाल भी क्या है, ये भील और मीणाओं से परेशान थे। भील और मीणा यहाँ पर आक्रमण करते थे इन पालीवाल क्षेत्र, पाली जो वर्तमान में पाली है, तो वहां पर परेशान करते। ये पालीवाल है भीनमाल, और राव सिंह जी का हमारी भी मदद कर दो राजा जी, राव जी हमारी भी मदद कर दो, और भील मीणा हमें तो बहुत परेशान करते हैं, हमारी गायों को ले जाते हैं, मतलब बुरी तरीके से आतंक फैला रखा है, आप हमारी मदद कर दो। तो ब्राह्मणों की बात सुनकर राव सिंह जी अभी भीनमाल से आ जाते हैं आपके पाली वालों की मदद करने के लिए पाली, ठीक है, और इन भील मीणाओं को भी बुरी तरीके से पराजित करके इनका सिद्धार करते हैं, इनको बचाते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो राव सिंह जी बाद में आपके यहाँ पर ही रहने की सोच लेते, चलो अपना राठौड़ राज्य यहीं पे बसा देते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी थी, आपने समझ ली होगी। तो राठौड़ के आदि पुरुष कौन है, राव सिंह। इनके पिता पूछ ले, पिता कौन है, सेतराम, सेतराम इनके पिता है, ठीक है। तो बाद में क्या है, इधर पाली के अंदर ही कोई युद्ध के अंदर लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए 1273 के अंदर, ठीक है। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के आदि पुरुष है, पिता कौन है, इनके सेतराम है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी भाई, कौन सी राजधानी पूछ ले आपको, तो इन्होंने बनाई थी खेड़। ये खेड़ कहां पड़ता है, बालोतरा, बालोतरा कहां पड़ता है, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर ही अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। और बाद में ये 1273 के अंदर युद्ध के अंदर वीर गति प्राप्त कर ली, तो इनकी छत्री कहां बना दी भाई, इनकी छत्री बना दी जहां ये पाली वालों की मदद करने आए थे ना, बिठू, बिठू कहाँ है, पाली के अंदर, ठीक है। तो आपको पूछ ले राठौड़ों के आदि पुरुष तो राव सिंह जी है, राजधानी पूछ ले तो खेड़ बालोतरा है, और छत्री है तो बिठू पाली है, ठीक है। तो इतनी बात हमको राव सिंह जी के बारे में ध्यान रखनी थी। अब बाद में क्या है, राव सिंह जी के बाद में आपके आस्थान बने, बहुत छोटे मोटे 10-15 राजा बन गए, ठीक है। लेकिन उनके बीच में और भाटियों के बीच में लड़ाई चलती थी, ठीक है। इनके आपके ये सिंह जी है, सिंह जी के वंशज और भाटियों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती थी। कोई राजा 2 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल। तो कोई विशिष्ट उनका काम ध्यान में रखना नहीं है हमको, और ना ही ऐसा कोई काम है जो एग्जाम के अंदर उनका आ सकता है, ठीक है। तो राव सिंह जी जो थे वो राठौड़ों की नींव तो इन्होंने डाल दी थी मारवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर, लेकिन उसका प्रसार नहीं कर पाए, मतलब सीमाएं बढ़ा नहीं पाए, मारवाड़ के अंदर बड़ा राज्य नहीं बसा पाए। वो एक पाली के आसपास क्षेत्र के अंदर ही राठौड़ों को सीमित थे, पाली के क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर ही राठौड़ सीमित थे, ठीक है। अब आप लिखो, इसके बाद में जो थोड़ी बहुत एग्जाम के अंदर आ सकती है, वो राजा बने थे बाद में दूहड़। दूहड़, दूहड़ है ना, दूहड़ ने इनकी कुल देवी थी जोधपुर के आपके मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, नागणेची माता, नागणेची माता। तो ये कहता है, इनको कुछ लोगों ने कहा कि आप राजा तो बन गए यहाँ के, लेकिन राजाओं की कोई कुल देवी, कोई कुल देवता तो होते ही हैं, तो आपकी कुल देवी कौन है। तो ये क्या है, इनकी कुल देवी की मूर्ति थी आपके कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो ये कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए थे दूहड़, कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लाता है वह नगाना बाड़मेर में स्थापित करता है। तो नगाना बाड़मेर के अंदर नागणेची माता की मूर्ति लाकर स्थापित करने वाला राजा कौन था, राव दूहड़, ठीक है। तो इसी समय आपको मैंने बताया था ना, राष्ट्रकूट वंश था आपके दक्षिण के अंदर, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर। तो कुछ इतिहासकार मैंने आपको बताया था कि कहते हैं ये राठौड़ तो राष्ट्रकूट वाले ही है।
तो ये जो बात है ना, इसको थोड़ा सी पावर देती है ये वाली बात, ठीक है। ये इस मत को पावर देने वाली बात क्या है, ये है। क्योंकि देखो ये अपने नागणी जी माता की मूर्ति कहाँ से लेकर आया, कर्नाटक से, दक्षिण से। तो जो इतिहासकार ये मानते हैं कि राष्ट्रकूट से ही राठौड़ बने हैं, तो ये बात उसको सिद्ध करती है। क्योंकि भाई इनकी माता आपकी कुल देवी है, इनकी जो कुल देवी है वो अगर ये यहीं के थे तो कर्नाटक के अंदर मूर्ति कैसे वहां से क्यों लाने गया, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो आपको पूछ ले नगाड़ा बाड़मेर के अंदर माता जी की मूर्ति स्थापित करने वाला राजा कौन था। नागणी जी माता क्या है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, जोधपुर राठौड़ की कुल देवी है, ठीक है ना, कुल देवी। दूहड़ के बाद में आप बात करते हैं मल्लीनाथ जी, ठीक है। तो एक मल्लीनाथ जी हुए जो लोक देवता भी है बाड़मेर के क्षेत्र के, और मल्लीनाथ जी के नाम पर ही आपके ये मल्लानी क्षेत्र बाड़मेर के अंदर है ना, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही आपके मालानी क्षेत्र पड़ा है। तो ये भी थोड़े समय के लिए क्या थे, राजा बने थे मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। ये अपने पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता और है। पशु चिकित्सक मानते थे, घोड़े रखते थे, इनका मेला भी लगता है लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी मेला लगता है जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कला संस्कृति के अंदर बात की जाएगी इसके बारे में जब हम लोक देवी देवता पढ़ेंगे। तो मल्लीनाथ जी ने ना, मल्लीनाथ जी की राजधानी ध्यान रखना सिर्फ आप, ठीक है। राजधानी क्या थी, मेवानगर। मेवानगर भी कहाँ है, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। यहाँ पार्श्वनाथ जी का मंदिर है मेवानगर के अंदर। किसका मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का, पार्श्वनाथ मंदिर। अब देखो इधर आप मत लिखो कहीं आप ये सोच लो कि ये मेवानगर के अंदर पार्श्वनाथ जी का मंदिर, भाई कोई समझ लेते हैं कि मल्लीनाथ जी ने बनाया। वैसे हम पढ़ेंगे तो मेवा नगर का एक प्रसिद्ध मंदिर है पार्श्वनाथ जी, जैन संप्रदाय का, जिसे हाथ का हुजूर कहते हैं। मतलब यहाँ हाथों से मांगने पर ही हाथों हाथ अपनी क्या हो जाती है, बहुत ही जल्द अपनी कामना पूरी हो जाती है। तो जब मंदिरों के अंदर लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी की आप इतना ही ध्यान रखो, म से मल्लीनाथ, म से मेवानगर इनकी राजधानी थी। तो मल्लीनाथ जी के क्या है, भतीजे थे आपके चुंडा। एक चुंडा तो आपके मेवाड़ के भीष्म पिता हुए, ये मारवाड़ में भी एक चुंडा था, ठीक है। तो ये चुंडा के बारे में हमें कुछ बातें लिखनी है। लिखो राव चुंडा, ये कहां से था, 1394 से लेके 1423 तक, ठीक है। तो ये राव चुंडा को है ना, मल्लीनाथ जी तो खुद अभी देवता बनने छोड़ा के राज्य चले गए और इस अपने भतीजे को बना दिया राव चुंडा को। ये बड़ा ही कूटनीतिक आदमी था, शौर्य था, इसे पराक्रमी आदमी था और होशियार भी था और बलवान भी था। तो इसने अपने मारवाड़ की सीमाओं को थोड़ा विस्तारित किया। आसपास में आपके खाटू, नागौर, जांगल, इन प्रदेशों को इसने जीता, मंडोर को इसने जीता। बाद में आप लिखिए राव चूड़ा के बारे में आप लिखिए। इसके कितने पुत्र थे, नहीं इसको मेवाड़, ये मंडोर है ना, इसको दहेज में मिला है, ये बात आप ध्यान रखना। मंडोर राव चुंडा को प्रतिहार इंदा ने दहेज में दिया भाई, ठीक है ना। तो आपको पूछ ले कि मंडोर दहेज में किस शासक को मिला है, तो राव चुंडा जी को क्या है, मंडोर दहेज में मिला है। किसने दिया है, ये प्रतिहार वंश का एक शासक था इंदा की पुत्री से इसने विवाह किया था, तब इसको मंडोर किस में दे दिया, दहेज में दे दिया। तो एक इनकी पत्नी थी, आप लिखो इनकी पत्नी कितनी है, 2 पत्नी है। वैसे तो बहुत है, बात हमें 2 की करनी है। पत्नी एक तो आपके मान लो किशोर है, एक कौन थी, किशोर कंवर, एक थी आपके चांद कंवरी। तो चांद कंवरी ने तो अपने ही नाम से एक चांद बावड़ी बना दी। कहाँ बनाई, वहीं जोधपुर के अंदर ही चांद बावड़ी का निर्माण कहाँ कर दिया, जोधपुर के अंदर।
और एक इस राव चूड़ा ने भी है ना, इसने भी एक नागौर के अंदर चूड़ा सागर तालाब बना दिया। नागौर में चूड़ा सर तालाब बनाया। तो इसकी पत्नी चांद गौर ने तो क्या है, चांद गौर ने तो अपने नाम से चांद बावड़ी बना दी, और इस चूड़ा ने अपने नाम से चूड़ा सर तालाब बना दिया। कहाँ बना दिया? नागौर के अंदर। तो ये बात थी। अब इस किशोर कंवरी की क्या स्टोरी है, इसके भी बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है। तो इसके पुत्र लिख लो भी आप, राव चुंडा के भी पुत्र। इस राव चुंडा का बड़ा पुत्र तो था आपके रणमल। रणमल को पहचान गए क्या? ये वही रणमल है जिसको बारमली ने फुल दारू पिलाकर इसके हाथ पैर बांध दिए थे, और वो राव चूड़ा मेवाड़ वाले आकर इसके छाती पर वार किया था। लेकिन ये कौन है? ये अपना पलंग लेकर खड़ा हो गया था और एक आदमी को इसने मार दिया था। ये वही रणमल है जिसकी बहन हंसाबाई का विवाह राणा चुंडा के लिए आया था, लेकिन लाखा जी ने विवाह कर लिया। हाँ, याद आ गया, ये वही रणमल है। किसका पुत्र है? चुंडा का। और इस चुंडा का छोटा पुत्र कौन है भाई? छोटा पुत्र इसका हो गया आपके कान्हा। तो इस किशोर कंवरी का है ना, इसका प्रभाव थोड़ा इस चुंडा पर ज्यादा था। जैसे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी पर प्रभाव ज्यादा भटियाणी रानी आपके धीरबाई का था ना। धीरबाई के कहने पर जगमाल को बना दिया, महाराणा प्रताप को बनाया नहीं। ठीक उसी प्रकार से इसका प्रभाव भी, किशोर कंवरी का प्रभाव भी चुंडा पर क्या है? ज्यादा था। तो ये किशोर कंवरी के कहने पर चुंडा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को अगला राजा बना दिया, ठीक है। तो रणमल तो नाराज हो गया। रणमल ने कहा, क्यों भाई, मैं इस प्रकार डील का इतना रांगड़ टाइप का आदमी हूं, इतना मेरे में क्या कमी है जो आप मेरे को राव नहीं बना रहे, अगला राजा नहीं बना रहे, इस कान्हा में ऐसा क्या है? तो ये भाई इसके पक्ष में इसकी बहन थी हंसाबाई। ये हंसाबाई को लेकर मेवाड़ चला जाता है, और मेवाड़ के राणा लाखा से हंसाबाई का विवाह हो जाता है। वो स्टोरी हमने मेवाड़ के इतिहास के अंदर पढ़ी है, ठीक है। तो इस राव चुंडा की तो मृत्यु हो जाती है, और अगला शासक कौन बनता है? कान्हा बनता है, ठीक है। तो ये 2-4 लाइनें आपको राव चुंडा के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगला राजा कौन बना भाई? अगला राजा आपके बना कान्हा। ये राव उपाधि धारण करते थे अपने मारवाड़ वाले, राव कान्हा। तो कान्हा 2-3 साल ही रहा लगभग, और आपके रणमल जी क्या है, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करा देते हैं लाखा जी के साथ। और ये रणमल है ना, मेवाड़ की सेना लेकर आ जाता है, मारवाड़ पर चढ़ाई करता है, कूच करता है मारवाड़ पर, और इस कान्हा को पकड़कर फेंक देता है, चल भाई राजा मैं बनूंगा। तो इस कान्हा को हटाकर रणमल जी अपने अगले राजा बन जाएंगे। रणमल मेवाड़ की सेना से, मेवाड़ की सेना की सहायता से कान्हा को पराजित कर राजा बनता है, ठीक है। तो अगले अपने कौन हुए? राव रणमल बन जाता है, रणमल, ठीक है। तो रणमल आपके वो तो 1423 के था, बीच में थोड़ा कान्हा बन गया था। तो 1427 से लेके 1438 तक आपके रणमल रहा, और आधा टाइम भी ये बेटा शेर इसने कहाँ बिता दिया? मेवाड़ के अंदर। क्योंकि हमको पता है जब राव हंसाबाई का पुत्र मोकल हुआ था, हंसाबाई ने मोकल से कहकर मेवाड़ वाले राव चुंडा को हटा दिया था ना, कहा दो भाग जाओ यहाँ से। तो जब आपके मोकल की हत्या कर दी ना 1433 के अंदर, अहमद शाह ने, मोकल की हत्या हो गई थी वहां जिलवाड़ा के अंदर। तो बाद में रणमल को बुलाया अपनी बहन हंसाबाई ने बुलाया, लेकिन इसने क्या है, मेवाड़ पर कब्जा करने की सोच ली और उधर ही रहने लग गया अपना बोझ बिस्तर लेकर। तो रणमल को क्या है, बारमली दासी वाली कहानी बताई थी, बारमली ने दारू पिलाकर इसको मार दिया। तो आप लिखो, मेवाड़ के सरदारों ने बारमली की
सहायता से, बारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। ठीक है, तो रणमल जी ने ना तो कोई बावड़ी दावड़ी बनाई, ना कोई, इन्होंने तो मेवाड़ के अंदर मौज ही मौज की, क्या अपने क्या है, फ्री का खाना खाओ, मजे करो। मारवाड़ का तो क्या है, कौन हाथ लगाता है मारवाड़ को, मेवाड़ भी कब्जा कर लो। तो इनकी तो भाई अधिक लालच किया, तो इनकी तो भाई मेवाड़ वालों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो इस समय जब मेवाड़ के अंदर इस रणमल की हत्या हुई ना, तो रणमल का ही पुत्र क्या, राव जोधा, जो जोधपुर के संस्थापक है, राव जोधा। ठीक है, राव जोधा जी भी उस समय मेवाड़ में ही थे। ठीक है, तो राव जोधा जी जब रणमल को चुंडा और अन्य दूसरे सरदार मिलकर मार रहे थे ना, तो तब वहां भाई इनके साथ राव जोधा भी थे। राव जोधा क्या उस समय कोई दूसरी हवेली में थे, थोड़े दुर्ग से दूर वाले कोई छोटा मोटा महल बनाया होता, उसमें बैठे थे। तो जब रणमल जी को मार रहे थे ना, तो मारवाड़ का ये कवि था, उसने देख लिया भाई ये मेवाड़ वाले तो अपने मारवाड़ वाले रणमल जी को मार रहे हैं, अभी जोधा की तरफ और जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मारवाड़ी कवि ने क्या है, मारवाड़ी कवि ने अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर दोहे बनाकर इसको समझाया, इधर बेटा क्या कर रहा है, तेरे बाप को तो सल्टा दिया, यहाँ से भागने की चंपल ले हाथ में, भागने की रवानगी कर, वरना तेरी तरफ ही आ रहे हैं भाई वो चुंडार सरदार सारे। तो इसको बात समझ में आ गई, ये तो वहां से सपा तट भागा और कहाँ आकर शरण कर ली इसने, बीकानेर के काहुनी गांव के अंदर आकर ठहरा था ना बाद में ये। तो जोधा तो भाई उस आक्रमण के अंदर बच गया, ये तो वहां से लगई दौड़ 1 2 3 आकर सीधा वहीं पे रेस्ट बीच में लिए ही नहीं, सीधा काहुनी गांव बीकानेर के अंदर आकर ये राव जोधा ठहर गया। और यहाँ पर मंडोर पर बाद में मेवाड़ वाले आकर, बताया था ना मेवाड़ के अंदर राव चुंडा जी है, वो रणमल को मारकर मेवाड़ पर भी कब्जा कर लेते हैं। बाद में आवल बावल की संधि होती है और मेवाड़ राव जोधा जी को दे दिया जाता है। तो लिखिए राव जोधा रणमल की हत्या की खबर सुन मेवाड़ से, ये रणमल क्या अपने बेटे को और पोतों को और सभी बेटा मेवाड़ में लेकर बैठ गया, इस जोधा को और ले गया, तो बेचारे मेवाड़ वाले मारे ही और क्या करें। राव जोधा रणमल की हत्या की खबर सुनकर मेवाड़ से सीधे बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। तो अब क्या है भाई, ये जोधा कब बना, 1438 में रणमल की हत्या हुई है, 1438 से लेके 1489 में। एक बार क्वेश्चन आया था कि मारवाड़ का कौन सा राजा है जिसने लगभग 50 वर्षों के आसपास शासन किया है, तो कौन था वो, राव जोधा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, ध्यान रखना आप। तो 50 वर्षों तक लगभग इनका शासन हो गया, आप देख लो। तो राव जोधा जी तो मेवाड़ के राव चुंडा मंडोर पर कब्जा कर लेते हैं, और मंडोर पर भी क्या है, इन सिसोदियाओं का कब्जा हो जाता है। ठीक है, सिसोदिया वाले हो जाते हैं। तो बाद में ये तो अपने बार बार छोटे मोटे मंडोर पर आक्रमण करता है, लेकिन मंडोर को जीत नहीं पाता। तो अपने अड़बुजी थे ना, अड़बुजी ने इनको आशीर्वाद दिया, अपने तलवार दी और कहा अब तुम्हें मंडोर पर आक्रमण कर जीत जाएगा। तो लोक देवता अड़बुजी ने जोधा को अपनी तलवार भेंट की, जोधा मंडोर जीत जाता है। आगे लिख ली, जोधा मंडोर पर विजय प्राप्त करता है। तो इसने जैसे तैसे भाई देवता जी के, अड़बुजी के आशीर्वाद से क्या मंडोर जीत लिया। लेकिन इसको पता था कि भाई मंडोर ये सिसोदिया इतने खतरनाक है, अपन तो अभी क्या है शुरू में इधर उधर भटक रहे हैं, एक बार जीत लिया क्या ये वापस जीत जाएंगे। तो इसने क्या है
दिमाग लगाया कि भाई अब तो संधि कर लेते हैं मेवाड़ वालों से। तो इसने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कराया था ना, इसने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे कराया बताओ? कुंभा से कराया क्या? एक संधि की थी, हमने बताया था आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि 1453 के अंदर हुई थी। तो इसने भाई अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया था ना। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया। और ये जो मेवाड़ मारवाड़ का जोड़ चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, वो इस संधि से समाप्त हो गई। वहां पर आपको लिखा दिया था मेवाड़ बार बार क्या लिखाना है, आवल बावल से मेवाड़ मारवाड़ की जो सीमा है निर्धारित हो गई है। आवल बावल क्या है? पेड़ है, ठीक है ना। कहा जहां आवल के पेड़ आने शुरू हो जाते हैं वहां से मेवाड़ की सीमा शुरू हो जाती है, और जहां बावल के पेड़ आने लग जाते हैं वहां से मारवाड़ की सीमा शुरू हो जाती है। तो सोजत पाली के आसपास वाला क्षेत्र था ना, वो लगभग उस क्षेत्र के अंदर इनकी सीमा थी। कहाँ? सोजत पाली के सीमा बना ली, सोजत के इधर अपना मारवाड़ और उधर मेवाड़, तो सोजत पाली को सीमा बना ली गई। पुत्री ने विवाह कर लिया, अब शांति स्थापित हो गई, ठीक है। तो अब तो भाई ये एकदम सगे बन गए, ठीक है। तो अभी क्या आक्रमण करे एक दूसरे पर, ठीक है। तो बाद में 1459 तो कुंभा के पुत्र रायमल से, और आपके 1459 में जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर की स्थापना की, जोधपुर की स्थापना की। इसने कहा मेरे नाम से क्या है, जोधपुर बसो, शांति हो गई 1453 में। इसके बाद में इसको क्या है, लड़ाई झगड़ों से थोड़ा फ्री टाइम मिल गया, और इसने इतने सालों के अंदर सोचा चलो अभी मेरे नाम से कोई शहर बचाते हैं। तो इसने जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर में भी स्थापना की, तो जोधपुर में भी एक किला भी बनाओ भाई, किला भी बनाना पड़ेगा। तो इसने एक पहाड़ी ढूंढी जिसका नाम था चिड़िया टूक पहाड़ी ढूंढी ना। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक चिड़िया टूक नाम के ऋषि रहते थे, ठीक है। तो ये इनके जब जोधा जी ने भेजा कि भाई जाओ आसपास के क्षेत्रों के अंदर कोई बढ़िया पहाड़ी ढूंढो जहाँ हमारे क्या है सीमा की सुरक्षा, कोई दूसरा आक्रमण करे तो हम ऊंचाई पर हो, बढ़िया मतलब पहाड़ी ढूंढो अपने किले के लिए। तो सभी सैनिक इधर उधर घूम देखा, तो मेहरानगढ़ वाली आपके जहाँ मेहरानगढ़ किला बनाना था वहाँ चिड़िया टूक पहाड़ी है। वो चिड़िया टूक पहाड़ी कहा ये ठीक है। जोधा जी को जाकर बताया कि वहाँ एक चिड़िया टूक पहाड़ी है, जोरदार है, आप देखो चलो। तो जोधा जी ने कहा चलो देखते हैं भाई, चलो कहाँ है। तो जोधा जी आए, जोधा जी ने कहा सुपर जोरदार, ये ही पहाड़ी अपने एकदम बढ़िया है। लेकिन वहाँ पास ऋषि वैसा थे, क्या सुपर, क्या जोरदार, कोई जोरदार है कोई सुपर है, यहाँ मैं तपस्या करता हूँ, आ जाए अगली बार आ गए ना तो श्राप दे दूंगा। तपस्या भंग कर दी, यहाँ कोई आता ही नहीं था, मैं अपने साइलेंट में तपस्या कर रहा था। दिन 5 हुए, मैंने देख कभी कोई घोड़ा लेकर आता है, कोई रथ लेकर आता है, अब तू आ गया, क्या प्रॉब्लम है। तो जोधा जी ने कहा ऋषि आप तो यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी करो, यहाँ तो भाई अभी हम जोरदार भव्य महल का निर्माण करेंगे, और हम राठौड़ हैं यहाँ के राजा है। उसने कहा भाई तू राठौड़ है तो कोई है यहाँ, तू का आसपास बहुत सी पहाड़ियाँ दूसरी ढूंढ ले, यहाँ तो मैं तपस्या करता हूँ, यहाँ से तो भाई मैं जाऊंगा नहीं। तो जोधा जी ने कहा सीधे सीधे जा रहे हो तो महाराज जी चले जाओ, वरना निकालने के तो उपाय हमारे पास दूसरे भी बहुत है। तो ऋषि ने कहा भाई इतने उपाय है तो निकाल, मैं भी देखता हूँ। तो जोधा जी ने पता चल गया भाई ये आसानी से निकलने वाला है नहीं। तो जोधा जी ने थोड़ा सी क्या है, महाराज जी चले जाओ ठीक रहेगा, क्यों अभी ऋषि पर हमारे क्या बल, क्या उपयोग करें हम। तो उन्होंने ज्यादा जिद की, चिड़िया टूक ऋषि जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तेरे को श्राप देता हूं कि अभी तू मेरे को हटाकर मेरा आसरा छीन रहा है ना, तो इस किले के अंदर जो भी राजा रहेंगे वो कभी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे। किसका नहीं देख पाएंगे?
अपने पोते का मुंह ही नहीं देख पाएंगे। तो चिड़ियाटूक ऋषि की ये जो श्राप था ये सत्य हो गया। जब तक मेहरानगढ़ के अंदर राठौड़ राजवंश रहा तब तक भाई साहब अपने ये पोते ने क्या है, दादे का मुंह नहीं देखा और दादे ने पोते का मुंह नहीं देखा, तो ये श्राप एकदम सही हो गया। ठीक है, बाद में उमेद सिंह जी आए थे आजादी के आसपास, तब वो मेहरानगढ़ से ये जो अपना राजवंश था राठौड़ों का, ये मेहरानगढ़ को छोड़कर उमेद सिंह जी आते हैं, लगभग 1946 तक वो राजा रहते हैं। अगले साल तो हमको स्वतंत्रता मिलनी थी, तो इस समय इनकी मृत्यु। उमेद सिंह जी क्या है, उमेद भवन बनाते हैं। तो ये जो सारा राज परिवार था ना ये चला जाता है मेहरानगढ़ को छोड़कर उमेद भवन। मेहरानगढ़ किले में आप जाओगे ना तो वहां ऊपर चढ़ोगे तो पास में ही थोड़ा सा दूर आपको उमेद भवन दिख जाएगा। तो सारे उमेद भवन के अंदर रहने लगे। उसके बाद में तो जरूर इन्होंने अपने पोतों को मुंह देखा और पोतों ने दादा का देखा, लेकिन जब तक ये राठौड़ वंश आपके मेहरानगढ़ के था तब तक तो श्राप से भाई एकदम शापित था। दादा ने पोते का नहीं देखा और पोता ने दादे का नहीं देखा। कोई ना कोई कारण से का पोते की मृत्यु हो जाती थी, का दादा की हो जाती थी। तो ये कहानी थी आपके 1459 में जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, और जोधपुर में मेहरानगढ़ किला बनवाया। यह किला चिड़ियाकूट पहाड़ी पर है। चिड़ियाकूट पहाड़ी पर क्यों है पता है? चिड़ियाटूक नाम का ऋषि था। ठीक है, तो अपने ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ किला बनवाया। ये किला चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। इस किले को मयूर ध्वज, ये क्या है, अपने मोर की आकृति का है किला। तो अपने संस्कृत में हिंदी में आपके मयूर, मोर को मयूर कहते हैं, तो इसको मयूर ध्वज, इस किले को मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। तो जोधा ने वो दूढ़ था, उसने तो नागणी जी माता के मंदिर का निर्माण आपके नगाड़ा बाड़मेर में किया था। तो जोधा जी ने मेहरानगढ़ नया किला बनाया है। तो नया किले के अंदर माता जी को लाना तो है ही, तो माता जी का मंदिर बनाया जोधा ने मेहरानगढ़ में। नागणे जी माता व एक चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया। चामुंडा माता का मंदिर बनाया। करणी माता है ना अपनी माता जी बीकानेर की, करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। इस दुर्ग की नींव रखी करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी है। इसको मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ में नागणे जी चामुंडा माता का मंदिर बनाया। करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी। जब ये दुर्ग बन रहा था ना तो भाई साहब आपके एक तो चिड़ियाकूट ऋषि ने श्राप दे दिया, और एक ये जब दुर्ग बन रहा था ना, तो दुर्ग बन रहा था तब किसी एक ब्राह्मण ने कहा कि अगर आपको इस गढ़ के अंदर लंबे समय तक राज करना है भाई, जब तक ये गढ़ रहे तो राठौड़ आपके वंशज हो वही इस पर राज करे, अगर ऐसा चाहिए तो इस गढ़ के नींव के अंदर एक जीवित आदमी की समाधि बनानी है। तो जोधा ने कहा भाई क्या है, जीवित आदमी चाहिए तो जाओ रे सैनिकों पकड़ के लेके आओ किसी को। तो उसने कहा ना ऐसे नहीं, किसको ऐसा आदमी आए जो अपनी इच्छा से इसके अंदर समाधि ले तो आपका भाई राज रहे, वरना मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, कोई आएगा हरा के चला जाएगा, किला तो बना लो बोले आप। तो कहा ऐसा आदमी अभी जो अपनी मर्जी से भाई नींव में समाधि ले, ऐसा तो कौन है? तो भाई घोषणा कराई जोधा जी ने कि अपने साम्राज्य के अंदर, अपने राज्य के अंदर कोई ऐसा स्वामी भक्त है क्या जो अपने राजा के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सके कि हमारे ही आपके इस बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा।
तो ऐसा कोई है जो हमारे लिए इतना बड़े बलिदान दे सके? तो एक राजिया भांबी, राजिया भांबी जो आपके मेघवाल जाति का था, राजिया भांबी आया, राजिया भांबी ने कहा महाराज आपके लिए मैं दूंगा बलिदान। कहाँ नींव लगानी है उधर बताओ, मैं तो उधर बैठ जाऊं, आपके राज का यहाँ पर राज रहना चाहिए आपके वंशजों का। तो राजिया भांबी ने आकर यहाँ पे जीवित समाधि ले ली। रजिया भांबी ने इस गढ़ की नींव में जीवित समाधि ली। तो रजिया भांबी की छत्री है ना, कहाँ है? मेहरानगढ़ में ही है, मेहरानगढ़। तो आप जब मेहरानगढ़ किले के अंदर जाओगे ना, तो जैसे ही आप मेहरानगढ़ के अंदर ऊपर चढ़ना शुरू करोगे ना, तो साइड में एक छतरी छोटी सी गढ़ के अंदर प्रवेश करते ही रजिया भांबी की छतरी है, ठीक है ना। जाओ तो जरूर देखना, वहीं पे ही उनकी समाधि दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों एक दो लाइन कुछ राजा जोधा जी के बारे में बची हुई है, और अगली क्लास के अंदर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर।